Hello everyone, this is Kamalkant welcoming you all at iStudy online platform. So students, अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स 1 के अंदर, जो कि आपके पास है, दैट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन. वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन. कि आपके पास लास्ट टाइम जो हमने आर्टिकल किया था वो था इरिवर्सिबल कंडीशन के अंदर जो एक्सपेंशन होता है गैस का, उसके लिए हमने वर्क डन की वैल्यू निकाली थी. और उस वर्क डन की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई थी, W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, जिसके अंदर हमने क्या बात की थी कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वो नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव होगा. तो आपके पास वर्क डन बाय द सिस्टम की इक्वेशन क्या बनी थी, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. और वर्क डन ऑन द सिस्टम की इक्वेशन आपके पास क्या बनी थी, दैट इज W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. क्लियर. अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि आपके पास जो वर्क डन है वो रिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा. तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क, अ स्मॉल amount of the work is to be done by system. A small amount of the work is to be done by system during expansion of gas, during expansion of gas against a small pressure, against a pressure called P external is given by क्या बन जाएगा आपके पास, that will be dW is equal to माइनस पी डी वी. और यहाँ पे प्रेशर कौन सा है, एक्सटर्नल प्रेशर. क्योंकि लास्ट आर्टिकल के अंदर हमने बात की थी कि स्मॉल चेंज इन वर्क, कितना वर्क डन हुआ है वेरी स्मॉल अमाउंट में, वो किसके इक्वल होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी. माइनस साइन हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमने बोला वर्क इज टू बी डन बाय द सिस्टम. या हम लोग ये बोल देते हैं कि आपके पास ये क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन. और वर्क ऑफ एक्सपेंशन हमेशा आपके पास क्या होता है, नेगेटिव. और आपने किसके अगेंस्ट किया है, पी एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट. तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी. क्लियर. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. अब हम लोग क्या बोलेंगे, नाउ द टोटल वर्क डन is to be done. Now the total work is to be done when gas expands from the initial volume V1 to final volume V2 is given by, क्या बन जाएगा आपके पास, आपको सिंपली क्या कर देना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, जिसमें आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स क्या बन गई वॉल्यूम की, V1 से V2, और वर्क की लिमिट्स क्या बन जाएंगी, 0 से W. क्लियर. तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, दैट इज इंटीग्रेशन dW माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV. अगर वॉल्यूम V1 है उस वक्त हमने कोई भी वर्क नहीं किया, जब V1 से वो V2 हो गया तब हमने वर्क कितना कर दिया, W. क्लियर. तो आपके पास इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो dW का इंटीग्रेशन W लिमिट्स 0 से W माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2
P एक्सटर्नल इंटू dV। क्लियर? तो आपके पास क्या बन गया ये चीज, W माइनस 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस V1 से V2 P एक्सटर्नल इंटू dV। तो आपके पास W की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस V1 से V2 P एक्सटर्नल इंटू dV। क्लियर? इसे यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, however for expansion the condition is of रिवर्सिबल, क्योंकि हमारे पास सिंपल सी चीज़ यहाँ पर क्या बोली गई है कि रिवर्सिबल आपने एक्सपेंशन निकालना है। रिवर्सिबल एक्सपेंशन की आपके पास अब कंडीशन क्या होती है, दैट इज P एक्सटर्नल की वैल्यू जो वो क्या होगी, P इंटरनल से थोड़ी सी कम होगी, तभी एक्सपेंशन होगा। अब आपको लास्ट टाइम अगर याद हो तो मैंने आपको रिवर्सिबल के अंदर दो कंडीशंस करवाई थी कि या तो आपके पास क्या होगा, P एक्सटर्नल P इंटरनल से थोड़ा कम होगा, या P एक्सटर्नल जो है वो P इंटरनल से थोड़ा ज़्यादा होगा जब कंप्रेशन होगा, यही था। तो ये दोनों कंडीशन आपके पास किसकी थी, रिवर्सिबल की। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सपेंशन में एक्सपेंशन की कंडीशन को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर यूज़ कर लिया फॉर द रिवर्सिबल कंडीशंस। क्लियर? तो इसे मान लीजिए आप लोग कंडीशन नंबर 3। तो आप क्या बोलोगे अब, नाउ पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या बन जाएगा आपके पास, W इज इक्वल टू माइनस P इंटरनल माइनस DP इंटू DV फ्रॉम V1 टू V2। क्लियर? तो आपके पास क्या इक्वेशन बन गया, W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन माइनस P इंटरनल माइनस DP इंटू DV फ्रॉम V1 टू V2। अब इस चीज़ की ब्रैकेट को ओपन अप कर दीजिए, क्या बन जाएगा, माइनस V1 टू V2 P इंटरनल इंटू DV माइनस DP इंटू DV। क्लियर? अब यहाँ पे इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दीजिए, क्या बन जाएगा, दैट इज माइनस V1 से V2 P इंटरनल इंटू DV माइनस माइनस प्लस V1 टू V2 DP इंटू DV। ये कंडीशन बन गई। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, हेयर बोथ DP एंड DV आर स्मॉल बिकॉज ऑफ रिवर्सिबल कंडीशंस। क्लियर? तो हमारे पास क्या है कि दोनों DP और DV जो है दोनों क्या है, स्मॉल हैं, क्योंकि आपके पास ये क्या है, रिवर्सिबल कंडीशंस के लिए हैं। और रिवर्सिबल कंडीशन में हमें पता है जो चेंज इन प्रेशर होता है बहुत कम होता है, और अगर प्रेशर कम चेंज हुआ है तो इसका मतलब वॉल्यूम में भी क्या आएगा, कम चेंज आएगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे, दिस इम्प्लाइज दो छोटी चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन जो वो क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा छोटा। दिस इम्प्लाइज DP इंटू DV इज वेरी स्मॉल एंड कैन बी इग्नोर इन इक्वेशन नंबर 4। कैन बी इग्नोर इन इक्वेशन नंबर 4। तो आपके पास क्या बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4, दिस विल बी W इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम V1 टू V2 P इंटरनल इंटू DV। क्लियर? अब आपके पास देखो, नाउ जो P इंटरनल है वो एक्चुअली क्या है, इज
ड्यू टू द presence of gas inside the container is due to the gas inside the container। तो इसका मतलब आपके पास जो P इंटरनल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल। क्लियर। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 क्या बन जाएगी, 10 इक्वेशन नंबर 5 विल बिकम क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस साइन फ्रॉम V1 टू V2 प्रेशर ऑफ गैस इनटू dV। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6। क्लियर। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या कंसीडर कर लिया, हम लोग यहाँ पे ये मान लेते हैं कि आपके पास अब जो ये गैस हमने ली है कंटेनर के अंदर, लेट इट बी आइडियल गैस। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं, लेट द गैस टेकन इनसाइड द let the gas taken inside the container is an ideal gas। और अगर ये आइडियल गैस है तो इसके ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन को आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे, सो अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन। सो अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। बट यहाँ पे जो प्रेशर हो उसे हमने क्या माना है, P गैस। तो आपके पास यहाँ से P ऑफ गैस की वैल्यू आ जाएगी। तो P ऑफ गैस की वैल्यू क्या आ गई, nRT अपॉन V। क्लियर। तो इसे मान लो इक्वेशन नंबर 7। तो क्या बोलेंगे हम लोग, नाउ पुट इक्वेशन नंबर 7 इंटू इक्वेशन नंबर 6 वी गेट, क्या बन जाएगा आपके पास, द W इज इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, P गैस की जगह पर क्या आ गया, nRT अपॉन V इंटू dV। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में देखो n जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वो एक बार जो आपने कंटेनर में ले लिया वो क्या हो जाएगा, फिक्स। तो इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट। r जो है वो क्या है, एक गैस कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू तो वैसे ही कांस्टेंट रहती है। t जो है यहाँ पे हमने क्या लिया है, इक्वेशन इज आइसोथर्मल। अगर हमने इक्वेशन लिया आइसोथर्मल तो इसका मतलब आपके पास जो टेम्परेचर है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेयर n बीइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस टेकन एंड R being gas constant remains same or constant during the process। Clear? During the process and the condition is isothermal, so temperature also remains
also remains constants. This implies N, R and T can be taken out of integration. N, R and T can be taken out of integration. तो आपके पास क्या बन जाएगा? So equation number 8 will become, तो इक्वेशन नंबर 8 आपके पास क्या बन गई? W is equal to minus nRT from V1 to V2 dV upon V. क्लियर? अब इस चीज़ का इंटीग्रेशन सॉल्व करो तो 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ V. क्लियर? The integration of 1 upon V is log of V. तो क्या बन जाएगा? माइनस एन आर टी एज इट इज. इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया? नेचुरल लॉग ऑफ V फ्रॉम V1 टू V2. अब इसमें लिमिट्स पुट कर दीजिए. अपर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ V2 माइनस लोअर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ V1. क्लियर? लॉग A माइनस लॉग B क्या होता है आपके पास? log A अपॉन B. तो क्या बन जाएगा? nRT V2 अपॉन V1. क्लियर? तो ये आपके पास क्या बन गया? दैट इज द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल कंडीशन. क्लियर? अब नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में अगर कन्वर्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2.303 का फैक्टर. तो क्या बन गया? W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाय V1. क्लियर? तो आपके पास ये भी इक्वेशन किसकी है? वर्क डन अंडर आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन. तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या बन गई? दिस वन माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1 एंड दिस इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन. अगर वर्क ऑफ कंप्रेशन होगा तो वर्क ऑफ कंप्रेशन के लिए आपके पास क्या कर दिया जाएगा? माइनस साइन की जगह क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन. क्लियर? अब इसी चीज़ के अंदर देखो, अगर मुझे यही काम जो है वो वॉल्यूम की फॉर्म में नहीं करना, मुझे प्रेशर की फॉर्म में करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नाउ द आइडियल गैस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अब आइडियल गैस जो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो इसका मतलब इसके ऊपर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा. बॉयल्स लॉ आपके पास क्या होते हैं? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो आप लोग इसे इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे दो. तो आपके पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो गया. तो यहाँ से V2 अपॉन V1 की अगर वैल्यू निकाले तो क्या बन जाएगा? P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1. इसे मान लो इक्वेशन नंबर 10. तो हमने क्या किया? इस इक्वेशन नंबर 10 को इक्वेशन नंबर 9 में पुट कर देंगे. ओके? तो हम लोग क्या बोलेंगे? पुट इक्वेशन नंबर 10 इंटू इक्वेशन नंबर 9. वी गेट क्या बन जाएगा आपके पास? W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ P1 बाई P2. क्लियर? तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? ये चीज़. तो आपके पास देखो जो इक्वेशन नंबर 9 है वो तो क्या है? वॉल्यूम की फॉर्म में. कि मान लीजिए अगर आपको इसके बेस्ड कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है जिसमें आपको n की वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू गिवन है, v1 की वैल्यू गिवन है, v2 की वैल्यू गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो.
अगर आपको प्रेशर की फॉर्म में बात की जाए तो आप इक्वेशन नंबर क्या लगा सकते हो 11। तो इक्वेशन नंबर 9 एंड 11 ये दोनों ही चीज़ें किसे रिप्रेजेंट करती हैं आपके पास, ये रिप्रेजेंट करती हैं दैट इज द वर्क डन अंडर रिवर्सिबल कंडीशंस व्हेन आपके पास कंडीशन क्या है आइसोथर्मल। क्लियर। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन को। तो हम लोग क्या बोलेंगे हेयर नेगेटिव साइन represents work of expansion. Here the negative sign represents work of expansion. क्लियर है चीज, ओके पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या था, दैट इज द वर्क डन अंडर रिवर्सिबल कंडीशंस। अब हम लोग इसी के अंदर आपके पास एक और चीज पढ़ते हैं, वो आपके पास क्या है, दैट वन इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन अंडर रिवर्सिबल कंडीशंस एंड इरिवर्सिबल कंडीशंस। क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, एक बार देख लीजिए इसको जल्दी से। चलिए देखिए आपके पास नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन what is the difference between work done in reversible expansion and irreversible expansion? Work done in reversible expansion and irreversible expansion. आपको इन दोनों चीज़ों में मेन डिफरेंस बताने क्या होगा। देखिए अगर हम लोग सिंपल सी चीज़ चेक करें कि आपके पास जो वर्क डन है रिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर क्या चीज़ थी एंड वर्क डन इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन आपके पास क्या चीज़ थी, तो हम लोग सिंपल सी क्या बात बोलते हैं कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर आपके पास जो इंटरनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के क्या होता है, लगभग इक्वल, ऑलमोस्ट आपके पास क्या होता है, सेम। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपके पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ी सी अमाउंट में कम, वेयर डीपी इज वेरी लेस, जहाँ पे डीपी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, बहुत ही कम। जबकि आपके पास इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, जो इंटरनल प्रेशर है और जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये दोनों आपके पास क्या होते हैं, नॉट इक्वल। मीन्स आपके पास जो इंटरनल प्रेशर है वो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर से बहुत ही ज़्यादा होगा। इसके अंदर क्या होगा, एक लार्ज डिफरेंस होगा। अगर इन दोनों के अंदर वर्क की बात करें तो वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन आपके पास क्या होता है, माइनस पी इंटरनल इंटू डी वी।
दैट इज द dW इज इक्वल टू माइनस P इंटरनल इंटू dV। जबकि आपके पास जो इरिवर्सिबल के अंदर बात की जाएगी उस केस में जो आपके पास dW होगा इरिवर्सिबल का, वो क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV। तो इसमें सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं प्रेशर जिसके अगेंस्ट आपको गैस को जो है वो एक्सपेंड करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, वेयर P एक्सटर्नल इज द प्रेशर against which a gas have to expand, जबकि आपके पास P इंटरनल क्या है, where P इंटरनल इज द प्रेशर ऑफ गैस। और जब आप इस चीज़ को सॉल्व करते हो तो W रिवर्सिबल आपके पास क्या आ जाता है, दैट इज माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1। तो आपके पास W रिवर्सिबल की वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस वन। जबकि इसके अंदर अगर आप W इरिवर्सिबल निकालते हो तो W इरिवर्सिबल की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ये आ जाएगी आपके पास। क्लियर है चीज़। तो हमारे पास क्या है, दोनों में मेन डिफरेंस किस चीज़ के है कि आपके पास यहाँ पे जो P इंटरनल है और P एक्सटर्नल है, ये दोनों क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल से होते हैं, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आपके पास इनमें डिफरेंस होते हैं ये बहुत ही कम होते हैं। क्लियर। जबकि आपके पास dW रिवर्सिबल क्या बन जाएगा, माइनस P इंटरनल इंटू dV। और यहाँ पे जो है आपके पास इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जो वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चेंज होते हैं। और अगर दोनों ही बहुत ज़्यादा चेंज होंगे तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा कि P इंटरनल की वैल्यू ज़्यादा होगी P एक्सटर्नल से ड्यूरिंग एक्सपेंशन। और अगर ऐसा है तो आपके पास dW क्या बन गया, दिस वन। और इसीलिए W इरिवर्सिबल क्या आ जाता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू दैट इज डेल्टा V। जबकि W रिवर्सिबल को सॉल्व करने पर क्या आ जाता है, माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आपके पास, जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन होते हैं वो किस में होता है, आपके पास इनफाइनाइट स्टेप्स के अंदर होते हैं। जबकि आपके पास जो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होते हैं, दिस इज इन फाइनाइट स्टेप्स। और अगर इनफाइनाइट स्टेप्स में आपको कोई वर्क करना पड़ रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और फाइनाइट स्टेप में अगर कोई आपको वर्क करना पड़ रहा है तो हमेशा क्या होगा, कम। तो हम लोग क्या बोल देते हैं, दिस इम्प्लाइज W रिवर्सिबल जो है वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा, किससे, W इरिवर्सिबल से। क्लियर है पॉइंट, आई होप सो क्लियर हो गया होगा ये चीज़ सभी को। दैट इज द वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन इज गिवन बाय दिस वन। क्लियर। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग आ जाते हैं कि आपके पास जितना हमने थर्मोडायनेमिक का कंसेप्ट पढ़ा है उन चीज़ों को अब यूज़ करके, अभी तक आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उन सब चीज़ों को यूज़ करके आपके पास थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आता है, जिस लॉ के बारे में हमें स्टडी करना है। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके आपके पास अभी तक जितने हमने पढ़ा है इन सब चीज़ों को कंबाइन करके हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ के बारे में बात करेंगे। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर। आपके पास देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरली क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग अ फिजिकल or a chemical change during a physical or
chemical change, the one form of energy, the one form of energy gets convert into another form of energy such that total energy remains constant, such that total energy remains constant. देखिए आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं अगर बाय एग्जांपल एक्सप्लेन करूं तो मैं इसको सिंपली कैसे एक्सप्लेन करता हूं कि मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ये क्लैपिंग करनी है। अगर मुझे क्लैपिंग करनी है तो क्लैपिंग करने के दौरान क्या हुआ, मुझे मैकेनिकल वर्क करना पड़ा। मैकेनिकल वर्क करना पड़ा तो इसका मतलब मुझे मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करना पड़ा। मतलब मैं अपनी मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, किस काम को करवाने के लिए, क्लैपिंग करने के लिए। अब आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास किसी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। अब ये अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी निकली, यहाँ से देखो, जब आप क्लैप कर रहे हो आपकी मैकेनिकल एनर्जी तो ख़त्म हो गई, बट आपके पास साउंड निकल रही है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, आपके पास साउंड एनर्जी के अंदर। तो सिंपल सी चीज़ क्या है कि मैंने मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। तो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि आप चाहे कोई भी फिजिकल प्रोसेस करो या आप कोई भी केमिकल चेंज करो, आपके पास जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, सच दैट आपके पास टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्लियर। तो ये चीज़ हमेशा आपने फोकस करना है कि आपके पास ड्यूरिंग अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच दैट total energy remains constant. Clear? This is called as the first law of thermodynamics. और आपके पास क्या बोला, that is the total energy of the system remains constant। तो इस चीज को यूज करके यहाँ पे क्या किया गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दूसरा नाम दे दिया जाता है which is known as the law of conservation of energy. This is also known as the law of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एक ऐसा लॉ जो किसके बारे में बात करता है, एनर्जी को कंजर्व रखने के बारे में। कंजर्व मतलब उसको सुरक्षित रखने के बारे में, कि एनर्जी जो है वो आपके पास कभी भी ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। तो इसी बेसिस पे आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अलग अलग डेफिनेशंस आती हैं। तो हम इसकी दो टाइप की अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करते हैं कि आपके पास ये दो अलग अलग डेफिनेशंस क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है, द फर्स्ट डेफिनेशन अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दैट एनर्जी can neither be created nor be destroyed, but it can convert from one form to another form। तो आपके पास देखो सिंपल सी चीज़ क्या है, एनर्जी जो है उसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है, एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म
टू अनदर फॉर्म। आप इसे एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म के अंदर सिर्फ क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप जो एनर्जी को लेकर के कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्लियर। इसी तरह से आपके पास आती है अब सेकेंड डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसकी सेकेंड डेफिनेशन आपके पास क्या है, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स remains constant. The total energy of universe remains constant. आपके पास ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि ना तो एनर्जी को मैं पैदा कर सकता हूँ, ना मैं एनर्जी को ख़त्म कर सकता हूँ, बस एक से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो इसका मतलब आपके पास जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो क्या रही है, आपके पास कांस्टेंट रही, उसके अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं आया। क्लियर। तो आपके पास ये दो डेफिनेशंस क्या बोलती हैं, दैट इज द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू द अनदर फॉर्म बट इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और सेकंड फॉर्म क्या बोलती है, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर। ओके पॉइंट। अब आते हैं हम लोग इसके अंदर डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि आपके पास जो इसका एक्सप्रेशन है, इसका जो फॉर्मूला है, हमें अब वो बनाना है। क्लियर। तो आपके पास देखिए क्या होगा फॉर्मूला, दैट वन इज एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Expression for first law of expression for first law of thermodynamics। देखिए आपके पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, इसमें हमने क्या बोला, सिंपली हमने एक सिस्टम कंसीडर किया, उस सिस्टम की कुछ ना कुछ आपके पास इंटरनल एनर्जी थी, मुझे क्या करना है, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना है फ्रॉम U1 टू U2। क्लियर। तो आपके पास सिंपल सी चीज़ें देखो, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के आपके पास दो तरीके होते हैं, हम लोग पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। आप बाय हीट भी उसको इंक्रीज कर सकते हो एंड बाय वर्क भी आप उसे क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो मैंने इस मेथड में क्या किया, आपके पास दोनों ही चीज़ों को यूज़ कर लिया कि इंटरनल एनर्जी को मैंने हीट की हेल्प से भी इंक्रीज किया और वर्क की हेल्प से भी क्या किया, इंक्रीज किया। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए काम करना शुरू कर देंगे। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर अ सिस्टम whose initial internal energy is U1 and we have to increase the internal energy of system। We have to increase the internal energy of system। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, as we know that there are two ways to increase the internal energy of the
सिस्टम कौन कौन से हैं? फर्स्ट, बाय सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम। पहला आप कैसे बढ़ा सकते हो? सिस्टम को हीट सप्लाई करके। सेकेंड, बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। सेकेंड मेथोडोलॉजी क्या कर सकते हो? सिस्टम के ऊपर वर्क करके। क्लियर? तो हमने क्या किया, ये दोनों प्रोसेसेस के थ्रू क्या किया, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया। क्लियर? तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज द इनिशियल internal energy of the system is U1। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके पास मान लो ये कोई सिस्टम है, लेट इट बी द सिस्टम जिसकी आपके पास इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो वो कितनी है, U1 है। अब आपने क्या किया, इस सिस्टम को Q अमाउंट की हीट सप्लाई कर दी। क्लियर? तो जैसे ही आप इसे Q अमाउंट की हीट सप्लाई करोगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या बन जाएगी, दैट विल बिकम U1 प्लस Q। क्लियर? तो आप लोग क्या करोगे, if system absorb Q amount of heat, then internal energy of system will become क्या बन जाएगा, U1 प्लस Q। क्लियर? तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास, U1 प्लस Q। अब सेकेंड स्टेप के अंदर क्या किया, लेट्स सपोज द W अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन ऑन द सिस्टम। अब W अमाउंट का वर्क कर दोगे तो अब उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U1 प्लस Q प्लस W। क्लियर? आप लोग क्या बोलोगे, नाउ इफ W amount of work is to be done on the system, then internal energy of the system क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। क्लियर? ओके चीज। अब हमने क्या किया, मान लिया कि आपके पास जो फाइनल एनर्जी है वो क्या है आपके पास, U2। कंसिडर फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, दैट मस्ट बी U2। तो आपके पास ये किसके इक्वल है, U2 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज U2 आपके पास क्या आ गया, U1 प्लस Q प्लस W। दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या बन गया, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। तो U2 माइनस U1 क्या बन जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द मैथमेटिकल
expression for first law of thermodynamics। क्लियर? तो आपके पास ये क्या बन गया? दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब यहाँ पे जो आपके पास W है वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी वर्क ऑफ एक्सपेंशन और वर्क ऑफ कंप्रेशन। मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम लेंगे तो भी इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम को लेंगे तो भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो आपके पास देखो, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बनाया? इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा? इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस P डेल्टा V बाय द सिस्टम है तो देन सो इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम, आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1? दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं सेकंड कंडीशन ले लूं, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो आपके पास क्या होगा? देन W इज इक्वल टू प्लस P डेल्टा V। सो इक्वेशन 1 विल बिकम, क्या बन जाएगी आपके पास? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। तो आपके डेल्टा U की वैल्यू क्या बन गई? Q प्लस P डेल्टा V। क्लियर? ओके, चीज क्लियर है? पॉइंट सभी को? तो इसी के अंदर देखो आपके पास एक और चीज़ आती है। हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर इस सिस्टम के दौरान हम लोग क्या बोले, इसके प्रेशर को इसके वॉल्यूम को कर देते हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आपके पास इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? क्लियर? तो हमने क्या किया? हमने बोला इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसी को कंसिडर करेंगे। If work is done by the system, then first law of thermodynamics will be, then first law of thermodynamics विल बी, क्या बन जाएगा आपके पास? डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। दिस इम्प्लाइज Q किसके इक्वल आ गया? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बराबर। क्लियर? ये चीज़ आ गई आपके पास। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने कंडीशन लगा ली, इफ टेम्परेचर नहीं वॉल्यूम, if volume of system kept constant, अगर वॉल्यूम जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट है तो डेल्टा V की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी? 0। अगर डेल्टा V 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? QV इज इक्वल टू डेल्टा U। तो इस इक्वेशन से हमें क्या निकलते हैं?
above equation said that the change in internal energy will be equal to the heat absorbed by system at constant वॉल्यूम। कि आपके पास अगर सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, दैट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द हीट एब्सॉर्ब्ड। क्योंकि अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्क आपके पास क्या होता है, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर? ये चीज़ की डेफिनेशन हमने तब भी पढ़ी थी जब हमने मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी किया था कि वर्क आपके पास जो है वो तभी एनर्जी का एक्सचेंज कर पाएगा जब उसमें वॉल्यूम का चेंज होगा। अगर वॉल्यूम का चेंज आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया या ज़ीरो कर दिया वॉल्यूम का चेंज, तो हमारे पास क्या हुआ, जितनी भी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, हीट के एब्जॉर्ब या हीट के बाहर निकलने की वजह से। उसके अलावा हम लोग इसके अंदर कोई और फैक्टर कंसीडर नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ओके चीज। तो ये आपके पास पूरा का पूरा टॉपिक बन जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। क्लियर? फिर हम लोग हमारा नेक्स्ट टाइम इसका नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे विच इज़ योर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव करके दिखाएंगे कि वर्क और हीट जो है वो आपके पास क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। फिर एक नई क्वांटिटी के साथ काम करेंगे विच इज़ कॉल्ड योर एंथैल्पी। क्लियर? तो आप लोग इसे स्टडी करते रहिए, फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन।